हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना चाहता है या फिर बेस्ट मार्क्स स्कोर करना चाहता है। अगर आप भी उनमें से हैं जो सोच रहे हैं यार सीजी बोर्ड एग्ज़ाम में मैं अच्छे नंबर्स कैसे लाऊं, हाउ टू प्रिपेयर इफ़ेक्टिवली, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू एज दीज एग्ज़ाम्स, देन यू आर इन द राइट प्लेस। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको आपके ड्रीम मार्क्स तक पहुँचाने में हेल्प करेंगे। सो इफ़ यू आर रेडी टू लर्न द सीक्रेट्स टू बिकमिंग अ सीजी बोर्ड टॉपर, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज जो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ वो किसी भी बोर्ड के, नॉट इवन फॉर द छत्तीसगढ़ बोर्ड, किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम को टॉप करने के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं या कहूँ तो मस्ट हैं। ठीक है। सो जो टिप्स हैं उनको मैंने कुछ कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर लिया है। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज़ अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम एंड सिलेबस, और इस कैटेगरी को भी फर्दर मैंने क्या किया, 3 पॉइंट्स में स्प्लिट कर लिया है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ सिलेबस डीप डाइव। अब सिलेबस डीप डाइव का मतलब क्या होता है, तो आप बात समझिए। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको टॉप करना है तो उसका सिलेबस आपको समझना पड़ेगा। आप उसको समझेंगे कैसे, तो जैसे कि आप छत्तीसगढ़ बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी, तो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्ज़ाम जो आपकी क्लास का है वो सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको अच्छे से समझ लीजिए कि कितने उस पर इस बार चैप्टर्स दिए हुए हैं और उन चैप्टर्स में कितने टॉपिक्स गिवन हैं। कोई एडिशन तो नहीं हुआ है या फर्दर कोई चैप्टर ऐसा तो नहीं है जिसको रिमूव किया गया है। ये सारी चीज़ों की जानकारी या इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगा, सिलेबस से। और ये सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो सीजी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके अपना सिलेबस डाउनलोड कर लें। ठीक। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एग्ज़ाम पैटर्न। अब एग्ज़ाम पैटर्न उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए समझना ज़रूरी है सिलेबस को। अब एग्ज़ाम पैटर्न क्यों ज़रूरी है, एग्ज़ाम पैटर्न से ही हम समझते हैं कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन्स आने वाले हैं, टोटल कितने क्वेश्चन्स आने हैं, कितने हमको टाइम दिया जा रहा है और उस टाइम में हमको उस क्वेश्चन पेपर पे कितने एमसीक्यूज़ करने हैं, कितने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, कितने शॉर्ट आंसर्स हमको करने हैं, कितने लॉन्ग आंसर्स करने हैं, और कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस में मार्किंग कितने की होती है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगा, एग्ज़ाम पैटर्न से मिलेगा। और एग्ज़ाम पैटर्न कहाँ से हमको मिलेगा, हमको मिलेगा ब्लू प्रिंट से। तो हमको क्या करना है, जैसे ही हम सिलेबस डाउनलोड करें हमारे पास एक ब्लू प्रिंट भी होना चाहिए, तो आप ब्लू प्रिंट भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उनका ये कंसर्न रहता है कि सर क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर वाले होते हैं उनको हम एग्ज़ाम के टाइम सॉल्व करें या पहले सॉल्व करें। तो मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि जैसा कि आप ये बोर्ड एग्ज़ाम वाले क्लास में एंटर करते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग आपके पास प्रीवियस जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो होने चाहिए। ठीक है। आपके पास सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। आप कहीं से अरेंज कर लीजिए या जो काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल होती हैं मार्केट में वो भी बाई कर सकते हैं। अब इनका बेनिफिट क्या होगा, इनका बेनिफिट ये होगा कि आप डीपली क्या कर सकते हैं, इनको एनालाइज कर सकते हैं इन क्वेश्चन पेपर्स को, और देख सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से रेगुलर फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे क्वेश्चंस कभी भी स्किप नहीं किए जाते, वो वहाँ से आते ही आते हैं। तो आप क्या करिएगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर लीजिएगा। कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो आप कोई सी भी एक बुक परचेज कर लीजिए मार्केट में अवेलेबल हो। सो द नेक्स्ट टिप विच आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इज़ इफ़ेक्टिव स्टडी स्ट्रैटेजीज। अब इस पर हम बात करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम अडेप्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन। हमारा जो प्रिपरेशन चल रहा है बोर्ड एग्ज़ाम का, उस पर कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज लेके आते हैं हम, ठीक है, तो हमारे लिए स्टडी काफ़ी इफ़ेक्टिव बन जाएगी और ईज़िली हम एग्ज़ाम को टॉप कर सकते हैं। अब ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं इनको भी मैंने क्या किया, फर्दर 4 पॉइंट्स में स्प्लिट कर लिया। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ टाइम मैनेजमेंट एंड टाइम टेबल। किसी भी एग्ज़ाम को टॉप करने के लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप टाइम को मैनेज कैसे कर रहे हैं। और चीज़ों को अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या बहुत सारे सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो उनको हम टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक टाइम टेबल हमको क्या करना रहता है, वहाँ पे प्रिपेयर करना रहता है। अब टाइम टेबल का ये मतलब कभी भी नहीं है कि आप 10 घंटे का 12 घंटे का एक टाइम टेबल बना लो, जो कि हम कभी भी फॉलो ही नहीं कर पाते।
ठीक है। जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं भी ऐसे ही करता था कि 10 घंटे का टाइम टेबल बना लिए, 12 घंटे का टाइम टेबल बना लिए। फिर पहले दिन अगर फॉलो नहीं कर पाए तो फिर सोचते थे कि अगले दिन से फॉलो करेंगे, फिर अगले दिन नहीं कर पाए तो फिर अगला अगला, ये अगला अगला करते ये चलते ही रहता है। ठीक है। तो इसलिए जो आपका टाइम टेबल होना चाहिए, इट शुड बी रियलिस्टिक, वो एक रियल होना चाहिए जिसको आप फॉलो कर सके। ऐसा नहीं कि एकदम बहुत बड़ा एकदम 12 आवर्स का 14 आवर्स का आपने टाइम टेबल बना लिया और कभी फॉलो ही नहीं कर पाए। ऐसा टाइम टेबल होना चाहिए जो आप फॉलो कर सकें। ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप टाइम टेबल बनाएं तो इट शुड बी रियलिस्टिक, वो रियल होना चाहिए जिसको आप फॉलो कर सकें। दुनिया का सुन के या किसी टीचर के या मेरी बात सुन के ये नहीं करना कि अरे यार मैं तो 24 घंटे पढ़ूंगा, 24 घंटे का टाइम टेबल बना लेता हूँ। वो आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगा, वो आप कभी फॉलो कर ही नहीं पाओगे। इसलिए ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, रियलिस्टिक हो। ठीक है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट क्लैरिटी। अब कंसेप्ट क्लैरिटी क्या होता है? कई बार हम क्या करते हैं कि जैसा कि हमको कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है या कोई टॉपिक को हमको वहाँ पे समझाया जा रहा है, तो हम ये करते हैं कि उस टॉपिक को हम रट लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से रट लेते हैं, और जब टाइम आता है तो हम अच्छे तरीके से लिख भी लेते हैं। लेकिन क्या हो जब उस टॉपिक को या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाए? फिर तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपने क्या किया है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, उस टॉपिक को, उस पॉइंट को आपने क्या कर लिया था, मेमोराइज कर लिया था, रट लिया था। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंजेस अगर सामने वाले ने किया, जिसने पेपर बनाया है, जिसने पेपर ये बिल्डअप किया, डिज़ाइन किया है, फिर तो आप फंस जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी है वो तो अच्छी होनी ही चाहिए। अब इस पे मैंने लिखा है एक लाइन, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। मेमोराइजिंग समथिंग इज़ अ गुड थिंग, लेकिन हमेशा ये हमारे लिए वर्क नहीं करेगा। तो जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं, उस पर हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि कभी अगर उस पर कोई भी मॉडिफिकेशन करके हमारे सामने लाया जाए तब भी हम उन चीज़ों को कर ले जाएं, उनको सॉल्व हम कर लें। तो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे सबसे बड़ा की रहने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन का। अब फिर से यहाँ पे रिवीजन को लेके बहुत सारे लोगों में ऐसी चीज़ें चलती हैं कि रिवीजन तो हमको एग्ज़ाम के टाइम ही करना चाहिए। अब आप बैठ जाते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, पूरे 16-17 चैप्टर लेके बैठ जाते हैं, अब हमको रिवाइज़ करना है। तो ये तो एकदम बैल वाला काम हो गया, बोलते हैं ना कि ये तो हार्ड वर्क हो गया। आपको स्मार्ट वर्क करते हुए चलना है। अब स्मार्ट वर्क क्या होता है? स्मार्ट वर्क यही है कि जो भी आज आपने पढ़ा है, ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी भी दिन आपने जो एक चीज़ पढ़ी है उसको नेक्स्ट डे आप रिवाइज़ कर लीजिए। तो आपके लिए भी जब सेशन एंड होता है उस टाइम काफ़ी कम बर्डन हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा बुक नहीं रिवाइज़ करना पड़ेगा, पूरा का पूरा कॉपी, 1-2 कॉपी तो आपको रिवीजन के लिए लेके नहीं बैठनी है, क्योंकि आपने अपने नोट्स क्या हैं, शॉर्ट रखे हुए हैं और आप रेगुलर बेसिस पे रिवीजन कर रहे हैं। तो आपका एक माइंड मैप तैयार हो जाएगा। अब माइंड मैप क्या होता है? सपोज़ आप डेली 6 बजे उठ रहे हैं, ऐसा ही आपने कितने दिन किया? ऐसा ही आपने कर लिया, 4-5 दिन कर लिया, या फर्दर आपने इसको 1 वीक लेके चले गए कि आपको 6 बजे उठना है, तो ये आपकी हैबिट बिल्डअप हो जाएगी। आपका जो माइंड रहता है वो एक मैप बना लेगा कि हाँ, इस बंदे को 6 बजे उठना है, तो मुझे इसको इतने टाइम क्या करना है, उठा देना है। ऐसे ही आप जब रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते हैं, आज आपने जो पढ़ा कल उसको रिवाइज कर लेते हैं, तो आपका जो माइंड है एक मैप तैयार कर लेता है। वो आपको रिमाइंड कराएगा बार बार कि हाँ भाई, तूने कल जो ये पढ़ा था आज उसको रिवाइज करने का टाइम आ गया। तो ऐसी आपकी हैबिट बिल्डअप हो जाएगी, आपका माइंड में एक माइंड मैप तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। तो आपको फिर से वो जो ट्रेडिशनल हम करते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पे लेके बैठ जाते हैं रिवीजन के लिए, वो नहीं करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से बचना है। आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क। आप इंसान हैं, कोई बैल नहीं। गॉट इट? ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्टिव लर्निंग। अब एक्टिव लर्निंग क्या होता है? एक्टिव लर्निंग का मतलब ये नहीं होता कि हमको नाच गा के पढ़ना है, नहीं नहीं, ये नहीं होता एक्टिव लर्निंग। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डिस्कस एंड एक्सप्लेन। तो एक्टिव लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, हमको जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है या जो भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं या जो भी टॉपिक हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज रखता है, इम्पॉर्टेंस रखता है, ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे क्वेश्चंस को हमको अपने ग्रुप्स में डिस्कस करना चाहिए। सपोज़ आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो अपने फ्रेंड से, अपने फ्रेंड सर्कल में उस चीज़ को पूछिए कि शायद उनमें से किसी को वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, तो वो आपको अच्छे तरीके से समझा भी सकता है। ठीक है।
अगर सामने वाले को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप उसको समझा सकते हैं। तो ये जो डिस्कशन और जो एक्सप्लेनेशन का जो ये फेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्टिव लर्निंग के लिए। ठीक, एक्टिव लर्निंग का ये मतलब नहीं कि आप पढ़ रहे हैं ये चलते जा रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक है, तो एक्टिव लर्निंग के लिए क्या करिए, ऐसे दोस्तों का एक ग्रुप बनाए। अब दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि खाने पीने घूमने के लिए दोस्ती, पढ़ाई के टाइम पे भी हम ऐसे फ्रेंड्स का एक सर्कल बना सकते हैं जहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। प्रॉब्लम्स इन द सेंस अपनी लाइफ प्रॉब्लम वहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस पे, अपने सब्जेक्ट्स पे, ये वहाँ पे डिस्कस करना है। क्या पता उनमें से कोई आपको ये चीज़ समझा सके, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या आप किसी का डाउट क्लियर कर सकें। तो एक्टिव लर्निंग इज़ मस्ट फॉर टॉपर्स। ठीक है, जो टॉप करने वाला हमारे अंदर माइंडसेट है उसके लिए एक्टिव लर्निंग बहुत ही एक नेसेसिटी पार्ट प्ले करेगा। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है स्मार्ट प्रिपरेशन टेक्निक्स का। ठीक है, अब ये टेक्निक क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम सबका है, सब तैयारी कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं। आप में ऐसा क्या एक्स्ट्रा है या आप में ऐसा क्या अलग है कि आप इस एग्ज़ाम को टॉप करेंगे। पढ़ तो सभी रहे हैं, है ना, रात रात भर पढ़ रहे हैं, दिन दिन भर पढ़ रहे हैं, तो आप में ऐसा क्या खास है कि आप इस एग्ज़ाम को टॉप करेंगे। अब आपको क्या खास बनाएगा, यही आपके जो स्मार्ट प्रिपरेशन टेक्निक्स हैं, ये जो टेक्निक आप खुद डेवलप कर सकते हैं, इसको आपको कोई बता नहीं सकता। ठीक है, ये सबके अंदर होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू एनालाइज योर सेल्फ और देखिए कि कौन से टेक्निक आप अपनी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं जो आपके लिए आगे चल के बेनिफिशियल होगा। अब इन टेक्निक्स को भी मैंने क्या किया है, कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे स्प्लिट कर लिया है। तो देखते हैं कि हम कैसे ये टेक्निक आप अडेप्ट कर सकते हैं जिससे कि आप एक अच्छे मार्क्स वहाँ पे गेन्स कर सकें। और अगर आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे तो आप डेफिनेटली बिकम अ टॉपर, आप टॉपर बनेंगे ही बनेंगे। तो देखते हैं पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आप देख पा रहे होंगे वो है प्रायोरिटाइज टॉपिक्स। आपको प्रायोरिटी देनी है, किनको, टॉपिक्स को। अब टॉपिक्स को प्रायोरिटी देने का मतलब क्या होता है, सपोज़ आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको पता है कि मेरे मैथ्स में हाँ ये चैप्टर है जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं या जिनको करने में आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ब्रेकिंग डाउन इन पार्ट्स। आप अपने सिलेबस को क्या कर लीजिए, ब्रेक कर लीजिए। उनमें एक पार्ट रखिए जो टॉपिक्स या जो चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आते हैं, और सेकंड पार्ट में ऐसे चैप्टर्स को रखिए जिनमें आपको थोड़े से काम की ज़रूरत है, जिन पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है, एक्स्ट्रा उस पर प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा उस पर ध्यान लगाना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक पार्ट रखा जो आप बहुत अच्छे से करते हैं। तो आप अगर कोई चीज़ अच्छे से कर पा रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है आप उसको क्विक टाइम पे कर लेंगे या लेस टाइम पे उन चीज़ों को आप कर सकते हैं। लेकिन जिन चीज़ों पे आप फंस रहे हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जो भी सिलेबस है उसको आप बांट लीजिए ऐसी चीज़ों में। एक तरफ आप रखिए इजी टॉपिक्स जो आपके लिए इजी मतलब देखिए किसी भी सिलेबस में या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चीज़ इजी या कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी प्रैक्टिस और आपके माइंडसेट पे। ठीक है, हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमको इजी लग जाती हैं, कुछ चीज़ें हमको डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन वही चीज़ें दूसरे के लिए इजी हो सकती हैं या उसके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक, तो आपके लिए ये टेक्निक आपके लिए आपको बिल्डअप करना है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक ऐसा पार्ट रखिए जिसमें सारी चीज़ें आप जल्दी कर पा रहे हैं, दूसरे पार्ट में रखिए जिसमें आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है, एक्स्ट्रा टाइम लगाना है। तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, एक टेक्निक बिल्ड हो जाएगा, और इस टेक्निक से क्या होगा, आप अच्छे मार्क्स वहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, और अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे तो डेफिनेटली आप क्या बनेंगे, टॉप। ठीक है, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स। ये पर्सनली मैंने भी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जब मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ। जैसे कि जनरली जो एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होते हैं, उन पे हमको वहाँ पे अपनी राइटिंग स्किल नहीं दिखानी होती है, क्योंकि हमको क्या करना रहता है, एक सर्टेन टाइम पे हमको गिवन क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, और क्वेश्चन जनरली होते हैं MCQ के फॉर्म में। ठीक, लेकिन स्कूल पे जो एग्ज़ाम होता है, स्कूल का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो काफ़ी अलग है। इस पर भी MCQ आते हैं, बट 10 to 15 MCQ आते हैं। बाकी में हमको क्या करना है, अपनी राइटिंग स्किल दिखानी है।
कि हम कैसे चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं या कैसे चीज़ों को वहाँ पे लिख रहे हैं। राइटिंग स्किल जो होती है हमारी, सबसे ज़्यादा मैटर करता है ये लैंग्वेजेस जो वाले सब्जेक्ट जो होते हैं या थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं। सपोज़ आप एसएसटी पढ़ रहे हैं, सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आपको लिखने की हैबिट होनी चाहिए। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी आपको लिखने की हैबिट होनी चाहिए। हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए जहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में जाके, हम क्या कर सकते हैं, एक प्री प्रिपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स, ठीक है। और ये कब होगा, जब हम डेली बेसिस पे रिवीजन करेंगे। तो हम ऐसे क्वेश्चंस के भी जो आंसर्स है उनको लिख लिख के क्या कर सकते हैं, हम एक प्रैक्टिस के फॉर्म पे अपने लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का जो बेनिफिट है वो हमको जाके मिलेगा जब हमारा फाइनल एग्ज़ाम होगा। वहाँ पे हमको घंटों घंटों बैठ के चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने क्या कर लिया है, पहले ही उनको छोटे छोटे पार्ट्स में हमने क्या कर लिया है, प्रैक्टिस कर लिया उनका लिखने का। तो हमारे लिए ये आगे चल के ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो लिखने की हैबिट डालिए, डेली लिखिए, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा क्या बिल्डअप होगा, हमारी स्पीड बिल्डअप होगी। और आपको एग्ज़ाम में 3 आवर्स से ज़्यादा तो कोई देगा नहीं, ठीक है, कि भैया तू चल मेरा पहचान वाला है तो 4 घंटे ले ले, 5 घंटे ले ले। वहाँ पे तो सब इक्वल है। 3 आवर्स मतलब 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। उसी टाइम पे आपको सारी चीज़ों को क्या करनी, लिखनी है। तो उस पर्टिकुलर टाइम या उस सर्टेन टाइम या उस लिमिटेड टाइम में आपको चीज़ें लिखनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अब ये लाइफस्टाइल क्या होता है, लाइफस्टाइल मतलब आपकी ये जो दिनचर्या जिसको बोलते हैं ना, डेली रूटीन, यही है आपको, कि आप किस टाइम पे उठ रहे हैं, किस टाइम पे खा रहे हैं, किस टाइम पे सो रहे हैं, किस टाइम पे वॉक पे जा रहे हैं, किस टाइम पे गेम खेल रहे हैं, किस टाइम पे मोबाइल चला रहे हैं, किस टाइम पे टीवी देख रहे हैं। यही है आपका लाइफस्टाइल। और यहाँ पे लिखा है अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल, कोई भी लाइफस्टाइल हेल्दी कब होगा। तो बेसिक सा चीज़ है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट पे भी लिखा है हेल्दी माइंड। एक चीज़ बोली जाती है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। तो ये कब होगा, जब आप एक हेल्दी पर्सन बनेंगे। हेल्दी पर्सन कब बनेंगे, जब आप चीज़ों को टाइम पे करेंगे। चीज़ों को टाइम पे करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आप टाइम से उठिए, टाइम से अपना फूड लीजिए, खाना खाइए, और टाइम से क्या हो जाइए, सो जाइए, ठीक है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जनरली जब हम कोई गेम खेलते हैं या मोबाइल चलाते हैं या कोई मूवी देखते हैं तो हमको टाइम का कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। हम एक बार फ़ोन लेके बैठते हैं तो हम घंटों घंटों हम क्या करते रहते हैं, वो चलता ही रहता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्ड नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें आगे चल के आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगी, ठीक है। आगे चल के आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला चीज़, अगर आपका माइंड हेल्दी है, ठीक है, तो आप चीज़ों को बहुत ही जल्दी ग्रैब कर सकते हैं, चीज़ों को बहुत ही जल्दी समझ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। उसके लिए आपको क्या करना है, अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन करके चलिए, हेल्दी बना के रखिए। टाइम से उठिए, टाइम से खाइए, टाइम से चीज़ें करिए, ठीक है। अगर आप फ़ोन चला रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ करिए, नहीं कि घंटे घंटे बैठ गए गेम खेले पड़े हैं, रात भर खेल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, अगर आपको टॉपर बनना है तो ये चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें, सारी स्ट्रेटजीज़, सारी टिप्स, सारी टेक्निक्स आपके लिए मस्ट है। समझ में आया? ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंस, बिल्ड अ कॉन्फिडेंस, ठीक है। यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंट लिखना था, कॉन्फिडेंस लिखा गया, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। और यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा है बिलीव इन योरसेल्फ। मैं तो हमेशा अपनी क्लासेस में भी बोलता हूँ कि हमेशा आप टॉप करने का ही माइंडसेट रखिए, कि मुझे तो भैया इस क्लास में, इस स्कूल में, इस बोर्ड में टॉप करना ही करना है। ऐसा माइंडसेट होगा तभी आप क्या कर पाएंगे, अपने आप पे भरोसा बना पाएंगे कि हाँ मैं तो कर सकता हूँ, आई कैन एंड आई विल। अगर ऐसी माइंडसेट है आपके अंदर तो आप तो कर जाओगे। लेकिन अगर आप डाउट कर रहे हो अपने ऊपर कि भैया मुझसे हो पाएगा कि नहीं, मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी नहीं, ये दोहरा जो हमारी बातें आती है माइंड में कि कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ये चीज़ नहीं लाना है। मुझसे होगा और मुझसे ही होगा, ये वाला माइंडसेट होना चाहिए, आई कैन एंड आई विल, ठीक। हमेशा अपने आप पे भरोसा रखिए, बी कॉन्फिडेंट, आप कर जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। बस अपने आप पे कभी डाउट मत करिएगा,
कभी डाउट मत करिए। बिलीव इन योर सेल्फ, हमेशा अपने आप पे भरोसा रखिए कि अगर मैंने ये चीज़ ठाना है, अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, मुझे टॉप करना है मतलब करना है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, ओके। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड कंपैरिजन। अब अवॉइड कंपैरिजन में मैंने लिखा है यहाँ पे नो स्ट्रेस। स्ट्रेस कब आता है पता है? जब हम लोगों की चीज़ों को या लोगों के लाइफस्टाइल को हम खुद से कंपेयर करने लगते हैं, या हम खुद को लोगों से कंपेयर करने लगते हैं कि भैया उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, वो उस चीज़ को ऐसा करता है मैं ऐसा नहीं कर पाता, वो इस पर्टिकुलर टेस्ट में इतना मार्क्स लेके आ गया मैं नहीं कर पाया, या वो उस चैप्टर को वो अच्छे से समझ गए मैं नहीं समझ पाया। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर स्ट्रेस आएगा ही आएगा। ठीक, आप ये सोचिए मैं हूँ, जो है सिर्फ मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टेस्ट में, किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आपके मार्क्स ना आए, लेकिन आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है फाइनल एग्ज़ाम। फाइनल एग्ज़ाम में अगर आप अच्छा कर गए, आपने अच्छा परफॉर्म वहाँ पे कर लिया, तो आप तो टॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो आपका टारगेट, योर टारगेट शुड बी फाइनल एग्ज़ाम, और आप अपने टारगेट पे एकदम फोकस्ड रहिए। हो सकता है कि आपका क्वार्टरली एग्ज़ाम में या हाफ ईयरली एग्ज़ाम में उतने मार्क्स ना आए, आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से या आपके किसी दोस्त से ही पीछे हो जाएं, लेकिन आपको इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। आपका फोकस होना चाहिए फाइनल एग्ज़ाम में कि भैया मुझे तो फाइनल एग्ज़ाम में फोड़ना है, एकदम बहुत अच्छे से करना है। अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करिए कि हाँ वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या अरे भैया वो तो एग्ज़ाम से पहले उसका 2 महीना पहले ही सारी चीज़ें रिवाइज़ हो चुकी हैं, रिवीजन उसने कंप्लीट कर लिया है, 2 बार 4 बार पढ़ लिया है। ऐसा कंपैरिजन मत करिए। ठीक है, अवॉइड द कंपैरिजन। कंपैरिजन को बिल्कुल ही आप अवॉइड कर दीजिए। आप धीरे धीरे चलिए, आगे बढ़िए। ठीक है, और चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म करिए, वो डेफिनेटली आपको जाके फाइनल एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि भैया मुझसे नहीं हो पा रहा है, सामने वाला तो बहुत अच्छे से कर ले रहा है, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया है कि जो चीज़ें आपसे नहीं बन पा रही उनको अलग पार्ट में रखिए, जो चीज़ें आपसे बन पा रही हैं अलग पार्ट में रखिए, नहीं बन पा रही उन पर ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपको क्या करना है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कंसिस्टेंसी बिल्डअप करके चलनी है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि मैं आज 12 घंटे पढ़ लूँगा, रात भर जाग लेता हूँ पूरा पढ़ लूँगा, ये मत सोचिए। आप एक ऐसा टाइम टेबल बना के चलिए जो आप डेली फॉलो कर पाएँ, डेली बेसिस पे आप उस चीज़ को लेके चल पाएँ। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी बिल्डअप करना। डेली पढ़िए, थोड़ा पढ़िए बट डेली पढ़िए, डेली प्रैक्टिस करिए, थोड़ा थोड़ा ही करिए, ग्रेजुअली वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। सपोज़ आज आपने 15 मिनट्स पढ़ा है, कल वो आधे घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, परसों वो 1 घंटा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट करना पड़ेगा। चीज़ें ग्रेजुअली इंक्रीज़ होंगी। ठीक है, उसके लिए आप स्ट्रेस मत लीजिए कि सामने वाला 6 घंटा पढ़ रहा है, मैं तो 2 ही घंटा पढ़ पा रहा हूँ। उससे क्या मतलब? अगर वो 6 घंटे में वही चीज़ पढ़ पा रहा है जो आप 1 घंटे में कर लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छा काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। वो तो 6 घंटा लगा रहे हैं उस चीज़ को करने में, आप तो 1 घंटे में उस चीज़ को कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटीज़ पे कभी भी मत जाइए, क्वालिटीज़ पे फोकस करिए। अगर आप क्वालिटीज़ पे फोकस करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से अडैप्ट करके चलेंगे, जितनी टेक्निक्स, जितनी टिप्स, जितनी स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई है, अगर इन सारी चीज़ों को आप अपने इस रूटीन में, ठीक है ना, ये जो प्रिपरेशन आपका चल रहा है इस फेज़ में अगर इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टॉप द एग्ज़ाम। आपको टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ओके, सो यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी। आप इस वीडियो तक आए तो इसका मतलब ये है कि आपका माइंडसेट टॉपर वाला है। ये वीडियोस उनके लिए नहीं है भैया जो कैसे पास होना है या कितने मार्क्स ले आऊँगा तो पास हो जाऊँगा या पास हो जाऊँगी, उनके लिए नहीं है। जिनका माइंडसेट टॉपर वाला है ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो रही है, चीज़ों को आप अडेप्ट कर पा रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर भी करिए। ओके, सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग, बाय।